Hello students, our last topic, or you can say second last topic is energy efficiency or oil efficiency. Before this topic, we have discussed the voltage regulation. ठीक है, हमने यहाँ voltage regulation की बात करी. ठीक है, we have discussed the voltage regulation. तो यहाँ पे voltage regulation ये सब आपने जो पढ़ा ये क्या हमारा बेसिकली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है. बट हम वोल्टेज रेगुलेशन की अगर बात करें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या है. ठीक है, आप अपनी गली में देखेंगे, इफ यू गो आउटसाइड इन योर स्ट्रीट देयर इज अ ट्रांसफार्मर. ठीक है, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आपके जो स्ट्रीट आपकी गली या आपके मोहल्ले में लगा हुआ है. एक ट्रांसफार्मर लगा होगा आसपास इन अ रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर ऑफ योर हाउस. ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर में से कुछ वोल्टेज रेगुलेशन है. ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन कुछ 4% हो सकता है. तो एक ट्रांसफार्मर ए है, इसका वोल्टेज रेगुलेशन 4% है. ट्रांसफार्मर सी है, ट्रांसफार्मर बी है, इसका वोल्टेज रेगुलेशन मेरा 8% है. और ट्रांसफार्मर मेरा सी है. ठीक है, दिस इज बी 8%. और ट्रांसफार्मर सी है जिसका वोल्टेज रेगुलेशन मेरा ओनली 2% है. ठीक है, एक मेरा ट्रांसफार्मर जिसका वोल्टेज रेगुलेशन 4% है. एक मेरा ट्रांसफार्मर बी है जिसका मेरा वोल्टेज रेगुलेशन 8% है. और मेरा एक ट्रांसफार्मर सी है जिसका वोल्टेज रेगुलेशन 2% है. मान लो मैं आपसे बोलूं आपके एक जो कॉलोनी है, स्ट्रीट है, वहां पे फॉल्ट हो गया है. ठीक है, जो आपका कॉलोनी का ट्रांसफार्मर है वो बर्न आउट हो चुका है ड्यू टू सम फॉल्ट. एंड आपसे पूछा जाए, ठीक है, मान लीजिए आपने अब कोर्स तो पढ़ ही लिया है ऑलमोस्ट. ठीक है, ट्रांसफर बेसिकली ट्रांसफर आपने पढ़ ही लिया है, तो आपसे पूछा जाए कि आपसे इंजीनियर पूछे कि कौन सा ट्रांसफार्मर लगाना है. ठीक है, आउट ऑफ दिस 3 ट्रांसफार्मर विच ट्रांसफार्मर यू वुड लाइक टू पुट इन योर कॉलोनी. ठीक है, कौन सा ट्रांसफार्मर आपकी कॉलोनी में हम लगा दें, 8% वोल्टेज रेगुलेशन वाला, 4% वोल्टेज रेगुलेशन वाला, या 2% वोल्टेज रेगुलेशन वाला. ठीक है, सो वोल्टेज रेगुलेशन इज अ फिगर ऑफ मेरिट. वोल्टेज रेगुलेशन इज अ फिगर ऑफ मेरिट. फिगर ऑफ मेरिट क्या होती है, किसी चीज को हम उसकी वैल्यू से, उसकी वैल्यू ज्यादा है तो हम उसको उसकी वैल्यू पे जज करते हैं. ठीक है, उसकी वैल्यू कम होना अच्छा है या फिर उसकी वैल्यू ज्यादा होना अच्छा है. ठीक है, जैसे अगर आपके सब्जेक्ट्स अगर हम फिगर ऑफ मेरिट बात करें किसी सब्जेक्ट में तो वो क्या है, आपके मार्क्स हैं. जितने आपके ज्यादा मार्क्स उतने आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है. ठीक है, एक तरीके से थ्योरेटिकल कि आपके जितने ज्यादा मार्क्स हैं, मार्क्स के आपके सब्जेक्ट में फिगर ऑफ मेरिट है, जितने ज्यादा उतने अच्छा है. वैसे ही ट्रांसफर में वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या है, हमारा फिगर ऑफ मेरिट है. अब वोल्टेज रेगुलेशन क्या हमारी एक तरीके से डिफरेंस है वोल्टेज का. ठीक है, डिफरेंस हमारा वोल्टेज का, नो लोड से फुल लोड. ठीक है, तो हमें क्या ये बता रहा है, एक तरीके से फ्लक्चुएशन बताता है. ठीक है, एक तरीके से वोल्टेज की फ्लक्चुएशन. जो मेरा मेरा जो ये सी ट्रांसफॉर्मर था, ठीक है, जो मेरा सी ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, इसमें जो मेरी वोल्टेज रेगुलेशन है, जो मेरी वोल्टेज की फ्लक्चुएशन है वो सबसे कम है, मिनिमम वोल्टेज फ्लक्चुएशन. अगर आप घर में सारे लाइट ऑफ कर दें और सारी लाइट ऑन कर दें, मान लीजिए आपने अभी सारी लाइट ऑफ कर दी, एसी कूलर सब ऑफ कर दिया. ठीक है, तो आप एक तरीके से अज्यूम करिए नो लोड पे आ गए. फिर आपने सारे घर के अप्लायंसेस ऑन कर दिए, एसी फ्रिज, तो आप फुल लोड पे आ गए. तो सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन आपके 8% वाले में आएगी. उसके बाद 4% में कम फ्लक्चुएशन होगी, और सबसे कम फ्लक्चुएशन जो होगी वोल्टेज की वो आपके 2% वाले में होगी. सो किसी भी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम है वो उतना ही बेटर ट्रांसफार्मर है. द लेसर द वोल्टेज रेगुलेशन, द लेसर द परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर, द बेटर विल बी द ट्रांसफार्मर. जितना कम हो इसकी वैल्यू उतनी अच्छा है हमारा. तो आप कॉलोनी में कौन सा फिट कराएंगे, 2% वाला, जिससे कि आपकी जो कॉलोनी में जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो वो कम से कम हो. ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएशन योर डिवाइस, योर एनी अप्लायंसेस मे गेट डैमेज. कोई भी अप्लायंस आपका डैमेज हो सकता है. ठीक है, वोल्टेज की फ्लक्चुएशन से. तो आप ऐसा ट्रांसफर ऑप्ट करेंगे जिसका वोल्टेज फ्लक्चुएशन कम से कम हो. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉल्ट एफिशिएंसी या फिर एनर्जी एफिशिएंसी. एनर्जी क्या होती है, पावर इनटू टाइम. और जो हमारी पावर है वो किसके पावर आउटपुट के किलोवाट आवर के टर्म्स में. ठीक है, एक लोड का पावर क्या होता है हमारा लोड, जो हमारा लोड है. ठीक है, लोड की हम बात करें उसकी पावर हम किसमें डिवाइड करते हैं, वॉट्स में या फिर किलोवाट्स में. बड़े लोड को हम किलोवाट्स में. ये क्या हमारी पावर है. और जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी क्या होती है हमारी पावर इनटू टाइम. और टाइम हम जो डिफाइन करते हैं हम इलेक्ट्रिकल इसमें
हम अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में टाइम लेते हैं हम आवर आवर में, ठीक है। तो हमारी जो एनर्जी यूनिट होती है वो क्या होती है हमारी, किलोवाट आवर, ठीक है। और ये हमारी कमर्शियल यूनिट भी होती है। रिमेंबर दिस फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कमर्शियल यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर। जो आपके घर में बिल आता है, आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसकी यूनिट क्या है, हम बोलते हैं कि इस महीने 50 यूनिट आई है हमारी, ठीक है, 50 यूनिट्स। 50 यूनिट मीन्स वन यूनिट इज 1 किलोवाट आवर। ए यूनिट का मतलब क्या है, वन वन किलोवाट आवर। 50 यूनिट मतलब 50 किलोवाट आवर। मतलब कि आप एक घंटे में, मतलब कि आप एक किलोवाट आवर का मतलब क्या है, आप एक घंटे में 1000 वॉट्स या फिर 1 किलोवाट पावर कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपने पूरे मंथ में अगर आपकी 50 यूनिट्स का बिल आ रहा है, मतलब कि आपने 50 किलोवाट आवर आपने एनर्जी कंज्यूम किया है, इतनी लाइट एनर्जी आपने कंज्यूम करी है, ठीक है। और वैसे हमारे यूनिट के हिसाब से डिपेंडिंग ऑन द स्टेट हमारा एरिया कैसा है, हमारा रेट होते हैं यूनिट के। अभी हमारे उत्तराखंड में यूनिट आप देखिए, चेक करना कि आपके घर में जो बिल आता है उसमें आपका जो पर यूनिट रेट कितना है, सरकार आपसे, गवर्नमेंट आपसे कितना चार्ज करती है जो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी है। इट मे बी अराउंड 4 रुपीज पर यूनिट और मे बी टू रुपीज पर यूनिट, डिपेंडिंग कि आपका एरिया रूरल है या अर्बन एरिया है, ठीक है। आपने बिल को देखिए। अब हम बात करेंगे एनर्जी एफिशिएंसी, ऑल डे एफिशिएंसी। ऑल डे मतलब दिन में कितने घंटे होते हैं हमारे, 24 घंटे। 24 आवर्स में, 24 घंटे में आपका ट्रांसफॉर्मर में कितना आउटपुट एनर्जी दिया, कितना आउटपुट दिया अपन, टोटल इनपुट एनर्जी, टोटल। ऑल डे एफिशिएंसी मतलब क्या है, एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट इज आउटपुट प्लस लॉसेस। इनपुट क्या है मेरा, जो आउटपुट है, एंड लॉसेस दैट इज इनपुट। तो एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी आउटपुट, एनर्जी मतलब इन किलोवाट आवर, फॉर ए सर्टेन पीरियड। सर्टेन पीरियड, ठीक है, वो किसी पीरियड के लिए हो सकता है जो एनर्जी एफिशिएंसी है, ठीक है। मान लीजिए 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटे, ठीक है। फॉर ए सर्टेन पीरियड टू द टू दी टोटल एनर्जी इनपुट फॉर द सेम पीरियड। जितने घंटे के लिए हमने आउटपुट देखा उतने घंटे के लिए इनपुट की उतने ही घंटे के लिए हमें इनपुट भी देगा। जब हम इसको 24 घंटे के लिए डिफाइन करते हैं, ठीक है, टोटल एनर्जी आउटपुट इन 24 आवर्स अपॉन टोटल एनर्जी इनपुट इन 24 आवर्स, जब हम 24 घंटे की बात करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा ऑल डे एफिशिएंसी, ठीक है। ऑल डे मतलब 24 घंटे। तो हम ऑल डे एफिशिएंसी को हम बेसिक न्यूमेरिकल से समझेंगे कि हम कैसे एक ट्रांसफार्मर की ऑल डे एफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं। ऑल डे मतलब 24, 24 घंटे में कितना एनर्जी आउटपुट था, अपन कितना एनर्जी इनपुट था। एनर्जी इनपुट मतलब एनर्जी आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको न्यूमेरिकल समझेंगे। दैट इज, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या है, अ 500 kVA ट्रांसफार्मर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 98.6% एट 350 kVA। 500 kVA क्या होगी इसकी, 500 kVA क्या मतलब क्या, हमारा इसकी रेटिंग है, दिस इज अ रेटेड रेटिंग है इसकी, मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। मैक्सिमम हम कितना इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस ट्रांसफर मैक्सिमम एफिशिएंसी है 98.6%। और कितने आउटपुट, कितने लोड पे मिल रहा है हमें, हम हमें 350 kVA पे इस ट्रांसफर की मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल रही है, ठीक है। और उस टाइम पे हमारा लोड पावर फैक्टर कैसा, हमारा यूनिटी पावर फैक्टर, मतलब cos थीटा 2 क्या है, 1 है। cos थीटा 2 की वैल्यू क्या हमारी इज इक्वल टू 1। यूनिटी मतलब पावर फैक्टर इज माई 1। अब इस, ये तो हमारी कंडीशन दे दी, ठीक है। अब हमें ठीक है, कंडीशन दे दी कि इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें इतने लोड पे मिलती है, ठीक है। और इतने और उसके करस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर यूनिटी है। अब हमें ये हमें 24 घंटे का वो दे रखा है कि हमने इस ट्रांसफॉर्मर को कैसे यूज किया है। फॉर द फर्स्ट 6 आवर्स, पहले 6 घंटों में हमारा ट्रांसफॉर्मर 300 kVA पे यूज किया गया है, 300 kVA पे आउटपुट दे रहा है। ये 300 kVA क्या है, आउटपुट है। फर्स्ट 6 आवर्स में जो ट्रांसफर का आउटपुट है 300 kVA और पावर फैक्टर क्या है, 0.8 पावर फैक्टर लैग। अगले 4 घंटे में फॉर नेक्स्ट 4 आवर्स वी हैव आउटपुट ऑफ 240 किलोवाट्स एंड पावर फैक्टर इज 0.6 पावर फैक्टर लीड, ठीक है। नेक्स्ट 5 घंटे में हमने ट्रांसफर को नो लोड पे छोड़ रखा है, मतलब हमने कोई आउटपुट नहीं लिया। नो लोड मतलब पावर आउटपुट इज जीरो, पावर आउटपुट इज जीरो एट नो लोड, पावर आउटपुट इज जीरो, ठीक है। फिर हमारा 9 घंटे में, इन 9 आवर्स, नेक्स्ट 9 आवर्स में हमारे क्या क्या है, आउटपुट हमारा 225 kVA एट यूनिट पावर फैक्टर लोड, ठीक है। अब हमें तो ऑल डे एफिशिएंसी निकालनी है।
तो ऑल्ट एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी आउटपुट प्लस लॉसेस, लॉसेस क्या हमारे आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, मतलब एनर्जी लॉस, यहाँ हमारा पावर नहीं आनी है, यहाँ पे एनर्जी आनी है। जो हमारी एनर्जी लॉस हुई है आयरन लॉस में, और जो हमारी एनर्जी लॉस हुई है एस कॉपर लॉस इन द 24 आवर्स। तो आपको पता है जो हमारा आयरन लॉस है वो क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट लॉसेस हैं। वो तो हमारे जो 1 घंटे में होंगे या 1 मिनट में जो आयरन लॉस होंगे वही आयरन लॉस हमारे 24 घंटे में होंगे, बस आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट जैसे जैसे हमारे यहाँ पे लोड वेरिएशन हो रहा है, पहले 6 घंटे में 300 केवी पे हमने ट्रांसफर को यूज किया, अगले 6 घंटे में हमारा 200 कितना केवी है, 240 डिवाइडेड बाय 0.6, 400 केवीए। तो अगले 4 घंटे में हमारी जो केवीए रेटिंग डिफरेंट है, नेक्स्ट 5 घंटे में हमारा केवीए 0 है, उसके नेक्स्ट 9 आवर्स में 225 है। तो जैसे जैसे लोड का वेरिएशन हो रहा है वैसे वैसे हमारे क्या होंगे, कॉपर लॉसेस चेंज हो रहे हैं, आउटपुट जैसे जैसे वेरी कर रहा है करस्पॉन्डिंगली कॉपर लॉसेस चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें हर लोड के करस्पॉन्डिंग कॉपर लॉसेस फाइंड आउट करने हैं, और उन कॉपर लॉसेस में इतने घंटों में कितनी एनर्जी लॉस हुई है किलोवाट आवर्स में वो फाइंड आउट कर दी है। पहले 6 घंटों में इतनी एनर्जी लॉस हुई कॉपर लॉस में, फिर अगले 4 घंटे में इतनी एनर्जी लॉस हुई, और अगले 5 घंटे में इतनी एनर्जी, ठीक है। सो अब हमें वी हैव टू फाइंड आउट losses corresponding to each load for 6 hours, next then next 4, the next 5, then next 9, टोटल 24 आवर्स हो गए। तो हमें क्या, हमारी गिवन कंडीशन क्या है, दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी 98.6। एंड आप लोग को पता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है, व्हेन वेरिएबल लॉसेस इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस, मतलब जब कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस इक्वल होते हैं। तो इन दिस कंडीशन माय लॉसेस आर इक्वल, सो आई कैन राइट P कॉपर इज इक्वल टू P आयरन, दैट इज 2 Pi। मैंने इक्वल है तो मैंने 2 Pi लिख दिया, Pi मतलब आयरन लॉसेस, ठीक है। एंड एफिशिएंसी इज 0.986, ठीक है। और मेरा आउटपुट कैसा है, 350 kVA इनटू लोड पावर फैक्टर। आउटपुट क्या है मेरे, किलोवाट्स में डिफाइन करते हैं, किलोवाट। किलोवाट क्या होता है, केवी इनटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है मेरा 1, और केवी क्या है 350। तो 350 इंटू 1 अपॉन 350 इंटू 1 दैट इज 2 Pi। अब मैं यहाँ से लॉस फाइंड आउट कर लूंगा करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो यहाँ से इस कंडीशन से मुझे आयरन लॉस मिल गए। आई विल गेट माय आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। मेरा आयरन लॉस आ गया 2.484 किलोवाट्स, और यही मेरे कॉपर लॉस होंगे बिकॉज दिस इज करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। एंड ड्यूरिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी माय माय कॉपर लॉस एंड माय आयरन लॉस आर इक्वल। तो मेरा आयरन लॉस और मेरे कॉपर लॉस दोनों क्या आ गए, या कॉपर या फिर ओमिक लॉस, आयरन और कोर लॉस और कॉपर लॉस या ओमिक लॉस बोथ आर इक्वल 2.484 किलोवाट्स, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को पता चले कि मेरे जो कॉपर लॉस है ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये जो मेरा अभी मैक्सिमम एफिशिएंसी में मेरा ट्रांसफर कितने पे वर्क कर रहा था, 350 केवीए पे। मैंने आपको बताया था माय कॉपर लॉस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ठीक है। दीज आर आल्सो प्रोपोर्शनल टू केवीए स्क्वायर, ठीक है। कैसे आता है मैंने आपको पहले बता दिया, केवीए रेटिंग स्क्वायर, ठीक है। केवीए किलो वोल्ट एम्पियर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। सो दीज लॉसेस 2.484 दीज आर करस्पॉन्डिंग टू 350 केवीए। तो 2.484 आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 350 केवीए होल स्क्वायर। अब मुझे पहले 6 घंटे के लिए अपने कॉपर लॉस फाइंड आउट करने हैं, और उनमें क्या एनर्जी लॉस हुआ है, ठीक है। सो लुक एट हियर, for first 6 hours transformer is operating at 300 kVA 0.8 power factor lag। मेरे को बेसिकली kVA से मतलब है, अरे किलोवाट में दिया होता तो मैं kVA निकालता, ठीक है। किलोवाट क्या है मेरा, kVA इंटू पावर फैक्टर, तो यहाँ पे ऑलरेडी kVA में दिया है, तो मेरे को क्या निकालने, कॉपर लॉस निकालने हैं एट दिस कंडीशन मतलब 300 kVA पे कितने कॉपर लॉस हो रहे हैं। तो आई नो माई कॉपर लॉस एट 350 kVA, 350 केवी मेरे इतने लॉस हो रहे हैं, तो कॉपर लॉस करस्पॉन्डिंग 300 केवी कितने होंगे, आपने बस निकाल दिया 1.825 किलोवाट्स। ये तो पावर, ये तो क्या, ये मेरी पावर आई, कितनी पावर मेरी लॉस हो रही है कॉपर लॉस के फॉर्म में, ओमिक लॉस के फॉर्म में। अब हमें एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए हम कितने करेंगे, 6 घंटों की तरह 6 घंटों में कितना होगा इंटू 6, 10.95 किलोवाट आवर, इतना हमारा कॉपर लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है इन फॉर्म ऑफ कॉपर लॉस, ठीक है। 10.95 किलोवाट आवर। अब नेक्स्ट 4 घंटे के लिए निकालेंगे, फॉर नेक्स्ट 4 आवर्स
और यहाँ पे हमें क्या दे रहे हैं 250 किलोवाट्स 0.6 पावर फैक्टर लीड। हमें क्या पहले क्या निकालना है कि हमारा ट्रांसफर ऑपरेट कितने केवीए पे कर रहा है। हमारा जो कॉपर लॉस है केवी के प्रोपोर्शनल है, ना कि किलोवाट्स के टर्म्स में। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द केवीए। केवीए क्या मेरा मेरा किलोवाट्स अपॉन पावर फैक्टर 240 अपॉन 0.6 दैट इज 400 केवीए। सो मेरा कॉपर लॉस क्या है, हमारा कॉपर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो मेरे को निकालना है डायरेक्टली 400 के 400 स्क्वायर। और आई नो ये मेरे को पता है जो मैंने निकाला था 2.48 डायरेक्टली टू 350। अगेन आई फाइंड आउट इन सिमिलर वे 3.244, आप इसको 3.245 लिख सकते हैं। अब मैं 4 घंटे में एनर्जी लॉस निकाली है तो आई जस्ट मल्टीप्लाई बाई 4 आवर्स, तो आ गया 12.98 किलोवाट आवर। ठीक है, तो आई यू हैव फाइंड आउट द कॉपर लॉस इन द 6 आवर्स देन 4 आवर्स। अब नेक्स्ट 5 आवर्स में, नेक्स्ट 5 आवर्स में ट्रांसफार्मर क्या है नो लोड पे ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो कॉपर लॉस तो जीरो होंगे। ठीक है, बट देयर विल बी आयरन लॉस। आयरन लॉस जीरो नहीं होंगे, आयरन लॉस की वैल्यू सेम रहेगी। आयरन लॉस कोई मतलब नहीं है कि आप कोई भी लोड पे ऑपरेट करिए 300 केवीए पे 400 केवीए पे, बाय आयरन लॉस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट दैट इज 2.484 किलोवाट्स। वो मैक्सिमम एफिशिएंसी हो या कोई दूसरे एफिशिएंसी हो। ठीक है, तो कॉपर लॉस जीरो बट माई आयरन लॉस विल रिमेन सेम। ठीक है, आयरन लॉस तो होंगे ही, इसलिए हम आयरन लॉस को क्या बोलते हैं, अपने कोर लॉस को नो लोड लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कॉपर लॉस जीरो हो गया बिकॉज ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटिंग एट नो लोड, देयरफॉर नो कॉपर लॉस। अब नेक्स्ट 9 आवर्स की बात करते हैं। इसमें हमें ऑलरेडी दे रखा है क्या 225 केवीए पर यूनिटी पावर फैक्टर, हमें केवीए गिवन ही है, कॉपर लॉस हम निकालते हैं करस्पॉन्डिंग टू केवीए। तो पी कॉपर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 225, 2.484 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 350 है। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया हमें 225 अपॉन 350। सिमिलर वे कितना आ गया हमारा कॉपर लॉस 1.0265 किलोवाट्स, और 9 घंटे में जस्ट मल्टीप्लाई बाय 9 9.2398 किलोवाट्स। ये क्या हमारा एनर्जी कंज्यूम एट कॉपर लॉस। कॉपर लॉस में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो हमने सारे पूरे 24 आवर्स में निकाल लिया। ठीक है, सो यहाँ पे अब हमारा जो एनर्जी जो कंज्यूम है हमारे कॉपर लॉस 24 आवर्स में वो क्या सम हो गया 9 घंटे 5 घंटे में कितना एनर्जी लॉस हो कॉपर की फॉर्म में, और 6 घंटे में, तो 6 घंटे में वो 10.95 इतने किलोवाट आवर प्लस दिस 12.98 प्लस 0 प्लस 9.23389। ये कितना, ये जो उसका सम है ये मुझे क्या देगा टोटल कॉपर लॉस, टोटल एनर्जी लॉस कंज्यूम इन कॉपर लॉस इन 24 आवर्स। ठीक है, ये तो कॉपर लॉस आ गए 24 घंटे में। और जो मेरे कॉपर लॉस होंगे जो मेरे आयरन लॉस होंगे या फिर कोल लॉस होंगे 24 आवर्स में, क्या करना है आपको, दीज आर कांस्टेंट लॉसेस। ये हर घंटे हर मिनट हर सेकंड आर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी लोड हो, जीरो नो लोड हो या फुल लोड हो या हाफ लोड हो, दिस रिमेन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। 2.484 into 24, ये कितना मिल गया हमें टोटल आयरन लॉस इन 24 आवर्स 59.61 किलोवाट आवर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है एनर्जी आउटपुट इन 24 आवर्स। तो एनर्जी आउटपुट इन 24 आवर्स क्या है हमारा, एनर्जी आउटपुट इन फर्स्ट 6 आवर्स, देन एनर्जी आउटपुट इन 4 आवर्स, देन एनर्जी आउटपुट इन नेक्स्ट 5 आवर्स, देन एनर्जी आउटपुट इन क्या इन नेक्स्ट 9 आवर्स। ये तो टोटल आउटपुट हो गया। ये हमने लिखा है टोटल आउटपुट, वही जो न्यूमरेटर का जो सम आ रहा है इसकी वैल्यू आएगी 4425। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी है, ये जो ऊपर का हमें सम आ रहा है इसकी वैल्यू जो लिखी है आउटपुट। ये आयरन लॉस में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है कॉपर लॉस में। ठीक है, 24 घंटे में। तो आउटपुट लिखा कैसे ये आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे ये सभी हमें आउटपुट दे रखे हैं, और जो हमारा आउटपुट होता है वो क्या होता है हमारा किलोवाट्स में होता है आउटपुट। ठीक है, तो मान लो ये केवी में दिया हमारे 6 घंटों में, तो आपको क्या हो रहा है 300 इंटू 0.8, और हम क्या लिख रहे हैं एनर्जी 300 इंटू 0.8 इंटू 6, ये हमें क्या दी किलोवाट एनर्जी। जो हमारा आउटपुट है क्या है हमारा किलोवाट आवर में। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको लिख रहे हैं हमने क्या लिखा 300 केवीए इंटू पावर फैक्टर 0.8, ये हमारा क्या हो गया किलोवाट अब आवर। ठीक है, तो पहले 6 घंटे में हमारा आउटपुट क्या है 300 इंटू 0.8 इंटू 6, तभी हमारा किलोवाट आवर आएगा। वैसे ही नेक्स्ट 6 घंटे में 240 किलोवाट, हमें ऑलरेडी दे दिया 250 किलोवाट्स, तो सीधे हमने अपने आवर से मल्टीप्लाई किया 4। यहाँ पे हमारा नो लोड है, नो लोड में आउटपुट जीरो तो 0 इंटू 5,
और नेक्स्ट के लास्ट 9 घंटे में हमारा केवीए कितना है 225 और पावर फैक्टर क्या है हमारा 1, तो किलोवाट हो गया और इस किलोवाट को 9 से मल्टीप्लाई किया टू गेट किलोवाट आवर, तो हमारा टोटल किलोवाट आवर आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 4425 किलोवाट्स आवर। ठीक है, ये लॉस तो हमारी जो एफिशिएंसी आएगी वो आएगी 97.97 97.97%। ठीक है, दिस इज ऑल डे एफिशिएंसी। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन में आपके फाइनल एग्जाम में आने के बहुत ही कम चांसेस हैं, देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आपका ये न्यूमेरिकल आए, इतना बड़ा न्यूमेरिकल आए। स्टिल अगर आता है तो मे बी आपको डेफिनेशन पूछ रहे, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ऑल डे एफिशिएंसी, डिफाइन ऑल डे एफिशिएंसी, या फिर आपको ऐसा छोटा सा न्यूमेरिकल दे दे, बट इस टाइप का न्यूमेरिकल आने का चांस कम है। स्टिल यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल आप खुद से सॉल्व करिए फिर से एक बार प्रॉपर, ठीक है, योर ओन वे, तब आपको ये समझ में आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आवर लास्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर आप जब भी अपने स्ट्रीट में या फिर जब भी आप ट्रैवल करते हैं मार्केट में, आप हमेशा ट्रांसफॉर्मर को देखते होंगे, यू ऑलवेज सी द ट्रांसफॉर्मर। सो हम ट्रांसफॉर्मर जो बाहर से हम दिखता है, जो उसके पार्ट्स हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। तो यू कैन आफ्टर दिस डिस्कशन you will able to identify which part is what and what is the function of these part, इन parts का function क्या क्या है। बेसिकली हम मेन पार्ट्स डिस्कस करेंगे। ये आपको थ्योरी में भी आ सकता है बट इज मेनली इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, थ्योरी में आए ना आए बट देयर में भी क्वेश्चंस फ्रॉम इन द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम दिस टॉपिक। ठीक है, ये लास्ट का जो टॉपिक है थ्योरी में आए ना आए बट यू शुड नो, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकते हैं इससे। ठीक है, सो जो हमारे मेन पार्ट्स हैं, इसमें पहला पार्ट आता है हमारा कंजर्वेटर, ठीक है, ब्रीथर एंड वन इज बकोस रिले। ठीक है, सो कंजर्वेटर क्या है हमारा, कंजर्वेटर पार्ट होता है और उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन इज, ठीक है, यहाँ पे कंजर्वेटर नहीं है, ठीक है, तो हम इमेजेस देखेंगे फ्रॉम द इमेजेस। ठीक है, लेट्स सी दिस इमेजेस फर्स्ट। ठीक है, हम जो पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, दिस आर ट्रांसफॉर्मर यू जनरली सी, ये पावर ट्रांसफॉर्मर है, वैसे हमारे छोटे साइज के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। ठीक है, ये भी हमारा क्या है ट्रांसफॉर्मर का, ये हमारा इस टाइप के ट्रांसफॉर्मर जनरली देखेंगे कहीं भी मार्केट में देखते होंगे। दीज आर ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, सम आर पावर ट्रांसफॉर्मर्स। तो इसमें सभी डायग्राम्स में क्या है, ये हमारा कंजर्वेटर है, ठीक है, और ये हमारा मेन टैंक है। ठीक है, दिस इज माई कंजर्वेटर, ठीक है, दिस इज माई मेन टैंक। टैंक क्या करता है, टैंक में क्या होता है हमारा अंदर ऑयल है, टैंक कंटेन्स ऑयल। ठीक है, जो हमारा ऑयल है इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल है। ऑयल का काम क्या है, हमारा जो ऑयल होता है ट्रांसफॉर्मर, उसके दो काम होते हैं, एक तो ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंसुलेशन कि किसी को शॉक ना लगे ट्रांसफॉर्मर टच कर रहा है, ठीक है, या फिर एक तो इंसुलेशन देता है, दूसरा कूलिंग का काम है। मेन काम क्या होता है, कूलिंग का, जैसे आप ऐड देखते हैं अमिताभ बच्चन का, ठंडा ठंडा कूल कूल। Similarly, in the transformer also, the function of this oil is to provide the cooling to the transformer कि ट्रांसफॉर्मर, आप ट्रांसफॉर्मर में इतनी हाई कैपेसिटी हाई वोल्टेज में वर्क कर रहे हैं, 11 केवी, 66 केवी, 15.6 केवी, ठीक है, तो इतनी हाई वोल्टेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर में हीट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होगी, अगर आप इस हीट को मिनिमाइज नहीं करेंगे या फिर इस हीट को एक लेवल के नीचे नहीं रखेंगे तो हमारा ट्रांसफॉर्मर डैमेज हो सकता है। सो वी हैव टू कूल डाउन द ट्रांसफॉर्मर, फॉर कूलिंग वी हैव ऑयल। तो फंक्शन ऑफ ऑयल इन ट्रांसफॉर्मर इज टू प्रोवाइड कूलिंग एंड अदर फंक्शन इज टू प्रोवाइड इंसुलेशन। ठीक है, इंसुलेट करता है ये। तो जो ये हमारा मेन टैंक है, इसमें क्या हमारा ऑयल है, और इस मेन टैंक के ऊपर, ये जो हमारा मेन टैंक है, इसके ऊपर हमारा दो चीजें हैं। एक यहाँ पे हमारी बकोस रिले होती है, इसमें शो नहीं करिए है, इस मेन टैंक के यहाँ पे हमारा बकोस रिले है। ठीक है, ये बकोस रिले ऐसे यहाँ से कनेक्ट है, और ये बकोस रिले यहाँ पे एक साइड से तो यहाँ से कनेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे एक साइड से ये कंजर्वेटर से कनेक्ट है हमारा, ये हमारा कंजर्वेटर है। ठीक है,
लेट्स सी ना, तो हमारा यहाँ पे इस डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है, ये मेन टैंक हो गया, ये कंजर्वेटर हो गया, वी हैव अनदर कंपोनेंट दिस ब्रीथर, ये हमारा ब्रीथर है, एंड दिस इज आवर बुशेस। यहाँ से हम ट्रांसफर से आउटपुट लेते हैं, ठीक है। ये हमारा थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर है, फेज वन आर फेज, लेट्स से दिस इज वाई फेज एंड दिस इज बी फेज। जो हमारे वायर कनेक्ट होंगे, जो हमारा आउटपुट लेंगे हम यहाँ से लेंगे, यहाँ पे हम तीन वायर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लोड लगाना, तो लोड या इनकमिंग है, जो भी हमारा लोड सप्लाई आ रही है, वो सप्लाई कनेक्ट करेंगे इनकमिंग, या फिर यहाँ से हम वायर लगा के कोई लोड कनेक्ट कर सकते हैं। और ये ट्यूब्स हैं, कूलिंग ट्यूब्स हैं, ठीक है, कि हमारे जो हीट ट्रांसफर प्रोड्यूस हो रही है उसको उसे डिसिपेट करने के लिए कूलिंग ट्यूब्स से होती है। इन कूलिंग ट्यूब्स में हम वाटर फ्लो करते हैं, जिससे कि ट्रांसफर को उसकी हीट को कम कर सके, ठीक है। and there other thing, drain off, tank cover. So our main part is conservator, breather and बकोस रिले, ठीक है। तो इस टाइप का ये जो हमारा ऊपर वाला ये जो पार्ट देख रहे हैं, दिस इज बकोस रिले, ठीक है। और यहाँ पे ये छोटा सा देख रहे हैं, दिस ब्रीथर, ठीक है। तो हम धीरे धीरे सबका फंक्शन देखेंगे। तो मेन टैंक में क्या होता है, हमारा ऑयल होता है, और मेन टैंक के ऊपर यहाँ पे हमारी रिले होती है, ठीक है, बकोस रिले। लेट्स सी अनदर इमेज, ये इमेज, ठीक है। इमेजेस इसलिए जिससे कि आप इजीली आपको समझने के लिए आसानी हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो मेन टैंक है, यहाँ पे हमारा मेन टैंक है, मेन टैंक के ऊपर हमारी एक रिले है, ठीक है, रिले। इसको ये जो ये इतना इतना हिस्सा दिख रहा है, दिस इज रिले, ठीक है। अब फिर हमारा एक रिले, पहले मेन टैंक है, मेन टैंक के ऊपर क्या हमारी रिले है, ठीक है। वी हैव दिस मेन टैंक, मेन टैंक के ऊपर रिले है। ये जो पाइप आ रहा है, ये पाइप हमें रिले में जा रहा है, और रिले से एक पाइप हमारा कंजर्वेटर में जा रहा है, ठीक है। तो कंजर्वेटर का क्या काम है, ठीक है, कंजर्वेटर का क्या काम है, ठीक है। अब हमारा जो मेन टैंक है, लेट्स से दिस अवर मेन टैंक, इसमें हमारा ऑयल है, ठीक है, हमारा ऑयल है, इसमें ऑयल है, ठीक है। और इस मेन टैंक के ऊपर हमारा एक हमने रिले लगा रखी है। अभी रिले हम देखिए रिले क्या होती है, इसका फंक्शन क्या है। मेन टैंक से सब पाइप आ रहा है, ठीक है। और ये इसका एक इनलेट हो गया, एक आउटलेट इसका कंजर्वेटर में जा रहा है, ठीक है, दिस इज कंजर्वेटर। ये यहाँ पे ऑयल है हमारा, ये इसका इनलेट है, ये आउटलेट है, ठीक है। ये हमारी बकोस रिले है, ठीक है, बकोस रिले, ये हमारा कंजर्वेटर हो गया। अब देखिए हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है, इसमें क्या ऑयल है, continuously use due to continuous usage of transformer there will be production of heat। आप इसको लगातार यूज कर रहे हैं तो हमारा ट्रांसफॉर्मर में हीट प्रोड्यूस होगी। जब ये हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो हमारा ऑयल क्या होगा, डिकम्पोज होगा इन गैस। ड्यू टू दिस हीटिंग ऑफ द ऑयल, हमारा जो ऑयल क्या होगा, डिकम्पोज होगा गैस की फॉर्म में। तो एक तरीके से हमारा ऑयल का लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज करेगा। जो हमारा ऑयल है ट्रांसफर में, वो क्या डिक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे आप whenever you burn some liquid, जब भी आप मान लीजिए आप वाटर को बॉईल करते हैं, ठीक है, आपने 1 लीटर वाटर को बॉईल किया, ठीक है, आपने हीट सप्लाई करी। जब एंड में आप 15-20 मिनट बाद जब इस ऑयल को निकालेंगे, तो आपकी अमाउंट 1 लीटर तो होगी नहीं, कुछ वाटर आपका स्टीम बन के एवोपरेट हो गया, ठीक है। तो आपकी अमाउंट विल बी लेस देन दिस 1 लीटर। कुछ मान लीजिए आपकी 990 ml हो गई, ठीक है, तो 10 ml का लॉस हो गया, ठीक है। सो वैसे ट्रांसफर में भी ड्यू टू हीट ये ऑयल हमारा डिकम्पोज हो जाता है। तो ऑयल की अगर हमारी अमाउंट जो है, ये अगर हमारी ज्यादा ही कम हो गई, ठीक है, मान लीजिए आपकी ऑयल की अमाउंट काफी ज्यादा डिक्रीज हो गई, इट विल डिक्रीज अप टू 50% ऑयल, 60%, 70%। तो इस केस में हमारी ऑयल की कूलिंग क्या होगी, अफेक्ट होगी। ऑयल का काम क्या है, कूल करना ट्रांसफर को। अगर ट्रांसफर में ऑयल ही नहीं होगा, if transfer oil level decreases below a certain level, ठीक है, कि उसकी कूलिंग ही पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में हमारा ट्रांसफर डैमेज हो सकता है। ट्रांसफर में ऑयल नहीं है, ऑयल टैंक में और ऑयल नहीं है, तो हमारा ट्रांसफर क्या होगा, हीट से डैमेज हो सकता है। तो इस केस में हमारे पास कंजर्वेटर होता है। इस कंजर्वेटर में हमारा ऑयल होता है, एक्स्ट्रा ऑयल, ठीक है। इसमें क्या हमारा स्पेयर ऑयल भी बोल सकते हैं, इसको हम स्पेयर टैंक भी बोल सकते हैं। ये इसमें क्या हमारा स्पेयर ऑयल है। जब हमारे यहाँ पे ट्रांसफर मेन टैंक में ट्रांसफर ऑयल कम पड़ जाएगा, ठीक है, मेन टैंक में आपके ऑयल की डेफिशिएंसी हो जाए, तो यहाँ से हमारा कंजर्वेटर से ऑयल हमारा इस बकोस रिले के थ्रू हमारा मेन टैंक में आएगा, ठीक है। इन केस ऑफ ऑयल डिकम्पोज हो गया, तो आपके कंजर्वेटर से आपका ऑयल हमारा मेन टैंक में आ गया, जिससे कि
जो भी हमारा ऑयल का जो लेवल है उसको मेंटेन करना हमें, ठीक है। टू मेंटेन द ऑयल लेवल वी हैव कंजर्वेटर, ठीक है। ऑयल अगर हमारा कम होता है तो कंजर्वेटर से ऑयल हमारा मेन टैंक में आएगा। और इन केस मान लीजिए यहाँ पे हमारा ऑयल का, अब हमारे ऑयल बर्न हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसमें क्या होंगे हमारे जो हमारा ऑयल है यहाँ पे, इसमें क्या होंगे हमारे लेवल्स आएंगे, ये इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, ठीक है। ड्यू टू ड्यू टू हमारा हमारा जो ऑयल बर्निंग हो रही है, इससे क्या हो रहा है हमारे ऑयल के लेवल कम ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। इन केस हमारा ऑयल क्या होगा, एक्सपेंड करता है ड्यू टू हीटिंग, हमारा ऑयल एक्सपेंड करेगा हीटिंग की वजह से। ऑयल हमारा एक्सपेंड करेगा तो ये ऑयल का लेवल इसमें इंक्रीज कर सकता है फ्रॉम द परमिसिबल लेवल। अगर हमारा ऑयल का लेवल ज्यादा इंक्रीज करता है, उस केस में हमारा जो ऑयल का लेवल ज्यादा इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, हमारा ऑयल कहां से कहां फ्लो होगा, फ्रॉम मेन टैंक टू कंजर्वेटर, ठीक है। अगर हमारा ऑयल लेवल कम होता है मेन टैंक में तो ऑयल हमारा कंजर्वेटर से मेन टैंक में आएगा। और अगर हमारा ऑयल लेवल मेन टैंक में ज्यादा हो जाता है ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द ऑयल ड्यू टू हीटिंग, तो इन दैट केस ऑयल विल फ्लो फ्रॉम कंजर्वेटर थ्रू बकोस रे टू द कंजर्वेटर। तो बेसिकली कंजर्वेटर का काम क्या हुआ कि ऑयल के लेवल को मेन टैंक में मेंटेन करना। इट विल टेक द एक्सपेंशन एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑयल, ठीक है, टू मेंटेन द ऑयल लेवल कांस्टेंट इन द मेन टैंक, ठीक है। तो कंजर्वेटर आप काम समझ गए होंगे कि ये जो भी ऑयल लेवल है मेन टैंक में उसको मेंटेन करना। अगर कम हो जाता है तो ये सप्लाई कर देगा ऑयल, और ज्यादा हो जाता है तो ये मेन टैंक से ले लेगा ऑयल, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन क्या लिखी है, सो लेट्स सी द डेफिनेशन। तो यहाँ पे तो हमने फंक्शन ऑफ ऑयल इज टू प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग। अब कंजर्वेटर क्या लिखा है, कंजर्वेटर क्या है, एयर टाइट मेटेलिक ड्रम है, यू कैन सी हमारा कंजर्वेटर क्या है, एयर टाइट मेटेलिक ड्रम, ठीक है, एयर एंटर नहीं कर सकती। एयर टाइट मेटेलिक ड्रम सपोर्टेड ओवर ट्रांसफॉर्मर टॉप, ट्रांसफॉर्मर के टॉप पे है टॉप कवर। इट टेक्स अप, ठीक है, मेन लाइन हमारी क्या है, इट टेक्स अप एक्सपेंशन and contraction of oil, it takes up expansion and contraction of oil with changes in temperatures, with changes in temperature, ठीक है। when temperature rises, जब टेम्परेचर राइज करेगा तो ऑयल हमारा एक्सपेंड करेगा, ठीक है। जैसे हमारा मेन टैंक में ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ऑयल ट्राइज टू एक्सपेंड, ठीक है, एंड फ्लोज इनटू कंजर्वेटर, और वो फ्लो करेगा कंजर्वेटर में। और जब टेम्परेचर फॉल करेगा तो ऑयल क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऑयल की हमारी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कम हो जाएगी। तो इस केस में कंजर्वेटर से हमारा ऑयल मेन टैंक में आ जाएगा, ऑयल विल फ्लो फ्रॉम कंजर्वेटर टू मेन टैंक। बेसिकली कंजर्वेटर का काम क्या हुआ, टू मेंटेन द ऑयल लेवल इन द मेन टैंक, ठीक है। तो ये हमारा कंजर्वेटर का काम हो गया कि हमारा ऑयल को मेंटेन करे। सेकंड हमारा ब्रीथर, ठीक है। अब हम ब्रीथर देखते हैं डायग्राम में, ब्रीथर कहां पे हमारा, दिस इज, ये ब्रीथर है हमारा, ठीक है। इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस इज ब्रीथर, और यहाँ पर जो हम इस फिगर में देख सकते हैं दिस इज ब्रीथर। अब ये ब्रीथर का नाम क्या, ब्रीथ, ठीक है। तो हम जैसे हम अपनी नोज के थ्रू अपने एयर इनसाइड लेते हैं, वैसे ही ट्रांसफर क्या है, ट्रांसफर भी यहाँ से ब्रीथ करता है। बट जो हमारी एयर है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है, इसमें क्या हमारा मॉइस्चर है। तो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है, इसमें क्या मॉइस्चर है। मॉइस्चर अगर ट्रांसफॉर्मर के अंदर जाएगा तो ट्रांसफॉर्मर क्या हमारा डैमेज हो सकता है, उसकी इंसुलेशन अफेक्ट हो सकती है, ठीक है, हमें शॉक आ सकता है। तो हमारा हमारा पर्पस क्या है भीतर का, जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर एयर जाए, ठीक है, ठीक है। हमारे ट्रांसफॉर्मर को एयर की भी जरूरत है, बट जो एयर अंदर जा रही है ट्रांसफॉर्मर के, वो उसके अंदर इट शुड बी मॉइस्चर फ्री, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए इस एयर में, ठीक है। सो देयर इज द डिवाइस कॉल्ड ब्रीथर which filters the incoming atmosphere and separates the moisture from it। तो इसमें सेपरेट करने के लिए मॉइस्चर को एयर से क्या होता है, सिलिका जेल होता है, ठीक है। वी हैव सिलिका जेल इन द ब्रीथर, ठीक है। हमारे क्या होता है ना, सिलिका जेल होता है। इस सिलिका जेल का क्या काम है, जो भी एटमॉस्फेरिक एयर ब्रीथर के अंदर आ रही है उसको ये फिल्टर करेगा, उससे मॉइस्चर को रिमूव करेगा, ठीक है। तो सिलिका जेल इज जॉब इज टू रिमूव द moisture from the atmospheric air from the incoming air coming in the breather, ठीक है। तो इस सिलिका जेल का हमें कलर ध्यान रखने की, जब ये सिलिका जेल ड्राई है तो इसका कलर क्या होता है, ये सिलिका जेल क्या है, ड्राई होगा। जब
कोई मॉइस्चर मतलब जब आपने नया नया ब्रीथर लाया उसमें सिलिका जेल पुट किया तो ये क्या ड्राई होगा, ठीक है। जब ये ड्राई होता है तो ये ब्लू होता है, ठीक है। सिलिका जेल का जो कलर है व्हेन इट्स इन द ड्राई फॉर्म इट्स ब्लू। और जब ये काफी टाइम तक क्या कर रहा है हमारी एयर से मॉइस्चर रिमूव कर रहा है, रिमूव करके कहाँ आ रहा है, वो जो मॉइस्चर वो सिलिका जेल में अब्सॉर्ब हो जा रहा है और हमारी ड्राई एयर ट्रांसफर के अंदर जा रही है, जो भी मॉइस्चर वो सिलिका जेल में अब्सॉर्ब हो गया। तो जब हमारा सिलिका जेल वेट स्टेट में होगा, ठीक है, वेट वेट हो जाएगा ये, तो इसका कलर कैसा होगा, पिंक। तो सिलिका जेल आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखना है। ब्रीथर का काम क्या है, टू सेपरेट द मॉइस्चर फ्रॉम द इनलेट इनकमिंग एटमॉस्फेरिक एयर। And silica gel, when it is in the dry form, it is blue in color, and when it is in the wet form, it is pink in color. So let's see what is the definition we have written here. हमने definition क्या लिखी है इसकी? Breather contains silica gel which absorbs all moisture from the atmospheric air. When the transfer cools, जब भी ट्रांसफर कूल होता है, ठंडा होता है, the level of air goes down. ठीक है, एयर अंदर जाएगी। जब ट्रांसफर ठंडा हुआ तो लेवल ऑफ एयर गोज डाउन एंड द एयर इज ड्रॉन इनटू ट्रांसफॉर्मर थ्रू द ब्रीथर। ब्रीथर के थ्रू इसमें एयर आएगी। ब्रीथर कंटेन सिलिका जेल एंड इट अब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम इनकमिंग एयर एंड देन अलाउड इट टू पास। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, मेन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये ध्यान रखना है, नोट जो है ये, ठीक है, दिस नोट। सिलिका जेल इज ब्लू इन कलर व्हेन ड्राई एंड पिंक इन कलर व्हेन वेट। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर। अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बकोस रिले। ठीक है, सबसे पहले रिले क्या होता है, व्हाट इज रिले। ठीक है, ये रिले क्या है, ये जो हमारा रिले का पार्ट है ये हम लास्ट यूनिट में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारी लास्ट यूनिट है, नेक्स्ट यूनिट प्रोटेक्शन। रिले क्या है, ट्रांसफर की प्रोटेक्शन है। ठीक है, हमारा कोई भी डिवाइस है, ट्रांसफर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। ट्रांसफर खराब हो जाता है तो आपकी घर की लाइट चले जाती है, और जब तक वो ट्रांसफर पूरी तरीके से सही ना हो जाए आपके घर में लाइट नहीं आती है। सो ट्रांसफर इज द प्राइम इंपॉर्टेंट डिवाइस, और हर डिवाइस को हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफॉर्मर। हम अपने हर डिवाइस को, हमारा ट्रांसफॉर्मर हो, इंडक्शन मशीन हो, हमारा कोई भी डिवाइस हो, उसको हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो रिले इज एन प्रोटेक्टेड डिवाइस। रिले को आप एक अलार्म क्लॉक से, ठीक है, जैसे हमारी एक अलार्म क्लॉक होती है, आप क्या करते हैं, ये अलार्म होता है आपका अलार्म क्लॉक, या फिर आप मोबाइल में टू वेक अप इन द मॉर्निंग, आपको जल्दी उठना है टाइम के लिए, और देयर इज अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, आप फोन में अपने रिमाइंडर लगाते हैं अपने फ्रेंड्स के बर्थडेज का, या फिर यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग 6 AM और 4 AM। व्हाट यू डू इज यू पुट अ अलार्म। ठीक है, आप अलार्म लगाते हैं, किसी को अपने घर वालों को बोलते हैं हमें इस टाइम पे उठा देना। तो अलार्म क्लॉक क्या करती है कि जैसे आपका 6 बजेगा 6 AM पे, इट विल स्टार्ट बजिंग, बज करना स्टार्ट कर जाएगी, मोबाइल में आपकी रिंगटोन प्ले करना स्टार्ट हो जाएगी कि आपको इस टाइम पे उठना है, यू हैव टू वेक अप नाउ। ठीक है, आपका मान लीजिए उस दिन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है, आपके इंटर्नशिप का कोई इंटरव्यू हो सकता है, तो यू हैव टू वेक अप ऑन टाइम, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट, यू पुट एन अलार्म। अलार्म क्या करेगा, 6 बजे ये बज करना स्टार्ट करेगा, इट विल टेल यू यू हैव टू गेट वेक अप एंड गेट रेडी, ठीक है, फॉर योर वर्क। सिमिलरली वैसी हमारी इतने सारे डिवाइस है, हमारा ट्रांसफॉर्मर में रिले होती है। रिले का काम क्या है कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मर में फॉल्ट हो सकता है, ठीक है, फॉल्ट होगा, तो हमारे जो फॉल्ट होते हैं, फॉल्ट में क्या होता है, हमारे एक जनरल रिले का काम क्या होता है, हमारा कोई भी ट्रांसफॉर्मर है या ट्रांसमिशन लाइन है, इंडक्शन मशीन है, फॉल्ट हुआ तो फॉल्ट केस में मान लीजिए हमारा जो नॉर्मल करंट था, या अभी नॉर्मल कंडीशन में जब कोई फॉल्ट नहीं है तो हमारा क्या करंट फ्लो करता है, फुल लोड करंट, लेट्स से 20 एम्पियर, ये हमारा नॉर्मल करंट है। और फॉल्ट केस में हमारा जो फॉल्ट करंट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा हमारा 2000 एम्पियर, 2000 एम्पियर। ठीक है, तो अगर हमारा इतना करंट फ्लो करेगा हमारा किसी सिस्टम से, मशीन से, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, डैमेज होएगी। तो हमें क्या करना है, इस करंट को फ्लो करने से प्रिवेंट करना है कि जैसे ही हमारा फॉल्ट होता है हमें वैसे ही पता चल जाए, हम अपने सिस्टम को बंद कर देंगे, या फिर जिस पार्ट में हमारा फॉल्ट हुआ है उसे हम आइसोलेट कर देंगे, हमें सिस्टम से हटा देंगे। ठीक है, हम उस पार्ट को अपने सिस्टम से रिमूव कर देंगे। सो रिले पार्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिले, रिले विल टेल यू दैट देयर इज अ फॉल्ट इन द सिस्टम, रिले विल टेल यू दैट देयर इज अ फॉल्ट इन द ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर फॉल्ट हो गया है और उस फॉल्ट को आपको रिमूव करना है। ठीक है, सो बकोस रिले क्या, हमारी एक गैस एक्चुएटेड रिले है। ठीक है, रिले क्या करती है, हम इसका जो मेन फंक्शन होता है प्रॉपर हम लास्ट यूनिट में पढ़ेंगे। तो रिले का काम क्या है,
टू टेल यू दैट देयर इज अ फॉल्ट इन द सिस्टम एंड यू विल रिमूव दैट फॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिगर देखते हैं रिले की। सो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है हमने, रिले यहाँ पे है कहाँ हमारा, ठीक है, दिस इज बकोस रिले। ठीक है, जो आप छोटा सा ये देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज बकोस रिले। इसमें एक इनलेट क्या बकोस रिले में, ट्रांसफर के मेन टैंक से जो ये नीचे वाला पाइप है, ये वाला पाइप ट्रांसफर जो मेन टैंक है, और जो दूसरा वाला पाइप है कंजर्वेटर है। तो बकोस रिले इज सिचुएटेड बिटवीन द मेन टैंक एंड द कंजर्वेटर। अब यहाँ पे रिले कैसे काम करती है, ठीक है, रिले की हम फंक्शनिंग हम एंड टाइम में लास्ट यूनिट में देखेंगे बकोस रिले की। ठीक है, वहां पे हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे। ये हमारा मेन टैंक है, दिस इज आवर मेन टैंक, मेन इसमें हमारा ऑयल है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा जो मेन टैंक है, लेट्स से दिस इज आवर मेन टैंक, इसमें ऑयल है हमारा। ठीक है, हमारा मेन टैंक है, इसमें जो ऑयल है वो हमारा डिकम्पोज हुआ, डिकम्पोज हो गया हमारा। जब डिकम्पोज किस में हो, गैस फॉर्म में होगा ये। जब ऑयल मेरा डिकम्पोज होता है कोई भी लिक्विड, वो क्या बनता है हमारा, गैस फॉर्म में। जब हमारा गैस फॉर्म में यहाँ डिकम्पोज होगा तो मेरी जो गैस होगी वो यहाँ पे मेरी जो टॉप होगा टैंक का वहां पे जमा हो जाएगी। यहाँ पे मेरी टॉप में क्या होगी, गैस जमा हो जाएगी। जैसे से गैस यहाँ पे जमा होगी तो क्या होगा मेरा, यहाँ पे हम रिले की बात करते हैं। ठीक है, अब जो रिले है, रिले क्या डायरेक्टली क्या हमारे इन कांटेक्ट है हमारे मेन टैंक से। तो हमारा जो रिले है, जो मेरी रिले है, रिले में भी क्या हमारा, जो मेरी इतनी सी रिले है, इसमें भी क्या हमारा ऑयल है। ठीक है, इसका जो नीचे का पार्ट है इस रिले का, इसमें क्या हमारा ऑयल है। ठीक है, तो हमारी रिले क्या कर रही है, अब जब हमारे ट्रांसफार्मर में अगर क्या बोलते हैं फॉल्ट होता है, इन केस ऑफ फॉल्ट, ठीक है, इन केस ऑफ फॉल्ट हमारी क्या ट्रांसफार्मर में हीटिंग होगी। हीटिंग होगी तो जो हमारा रिले में जो ऑयल है वो डिकम्पोज होगा गैस में, ऑयल गेट्स डिकम्पोज इनटू द गैस। और ये ऑयल हमारा यहाँ पे, ये जो हमारा गैस है ये हमारी रिले की टॉप में जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो गैस है वो टॉप में रिले के जमा होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रेशर बिल्डअप होगा। ठीक है, तो हमें एनालिसिस में नहीं जाना है। ठीक है, हमें ऐसा एनालिसिस में नहीं आना है, बस यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होगा। प्रेशर बिल्डअप होगा तो हमारे स्विच होते हैं। ठीक है, एक हमारा अलार्म सर्किट होता है, हमारा ट्रिप सर्किट होता है। तो जैसे ही हमारे प्रेशर बिल्डअप होगा, ये रिले में बता देगी यहाँ पे फॉल्ट है हमारे सिस्टम में, और ये फॉल्ट के अकॉर्डिंग एक्शन लेगी। ठीक है, या तो ट्रांसफर वो बंद कर देगी, या फिर जो भी नेसेसरी एक्शन लेगी। ठीक है, तो हम यहाँ बेसिक हम डेफिनेशन देखेंगे। तो जो रिले हमारा, इसका जो हमारा मेन काम है, इसका कैसे काम करती है, ये हम लास्ट यूनिट में देखेंगे। ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है। सो रिले क्या है, इट इज अ गैस एक्चुएटेड रिले। तो आपको बकोस रिले के हिसाब से फंक्शन नहीं पूछ रहे अब इस यूनिट में। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि which which relay is used for the protection of transformer, और which instrument is used for the protection of transformer। तो ऑप्शन होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन होंगे, एंड यू हैव टू टिक द बकोस रिले। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकती है। ठीक है, कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रिले व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर, दैट इज बकोस रिले। अब बकोस रिले है क्या हमारी, इट इज अ गैस एक्चुएटेड रिले। गैस एक्चुएटेड कैसे, जो हमारा ऑयल है वो हीट होके गैस में डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो ट्रांसफार्मर है, तो ये हमारी जो रिले उसमें गैस एक्सेस में हो जाएगी। तो एक्सेस में जब गैस हो जाएगी एक लेवल से ज्यादा, तो हमारा ये बताइए हमारी गैस एक्सेस में है, और वी हैव टू कट डाउन अवर ट्रांसफार्मर, हमें ट्रांसफार्मर बंद कर देना चाहिए। सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू ट्रांसफार्मर अगेंस्ट इंटरनल एंड इंसिपिएंट फॉल्ट्स। इंसिपिएंट फॉल्ट्स मतलब माइनर फॉल्ट्स, बट अगर इन माइनर फॉल्ट्स को आप टाइम पे मॉनिटर नहीं करेंगे तो ये मेजर फॉल्ट्स में बन जाएंगे। ठीक है, इट्स अ स्मॉल डेफिनेशन। हमारी बकोस रिले गैस एक्चुएटेड रिले है, और ये प्रोटेक्शन देती है इंटरनल और इंसिपिएंट फॉल्ट्स के लिए। बकोस रिले में एक्सटर्नल फॉल्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए प्रोवाइड करती है, बस इंटरनल के लिए, जैसे ऑयल डिकम्पोज हो गया। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ टॉपिक ट्रांसफार्मर। हमारा ट्रांसफार्मर पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नाउ यू हैव टू, यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन रिगार्डिंग ट्रांसफार्मर, जितने भी तरह तरह के क्वेश्चन यू कैन सॉल्व। ठीक है, and I will give you two assignment. One assignment is your tute sheet, and another assignment is from the theoretical topics. ठीक है,